झांसी के सीपी बाजार क्षेत्र में श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के तत्वाधान में संपूर्ण सीपी क्षेत्र में व्यापारियों, बुद्धिजीवियों एवं आम जनमानस से दिनांक 21 नवंबर 2024 से दिनांक 29 नवंबर 2024 तक श्री बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर ओरछा धाम तक आने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में आमंत्रण पत्र वितरण कर आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पत्र वितरण समारोह में सदर विधायक रवि शर्मा, अरुण पांडे, अंचल अड़जरिया, बंटी समाधिया, मानस द्विवेदी, पंकज शुक्ला की अगुवाई में आर्य कन्या चौराहा से प्रारंभ होकर सुभाष मार्केट, रसवाहा चौराहा, किराना मार्केट, सराफा बाजार चौराहा, टंडन रोड से होकर कॉलेज बुक डिपो चौराहा पर कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर गोपाल बंसल, अशोक सोनी, सौरभ पस्तौर, हेमंत पस्तौर, विवेक वाजपेयी, अमित शर्मा, विवेक गोस्वामी, अनिल बबेले, अजय रावत, अनिल पाठक, मुकेश वर्मा आदि सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिव। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में 21 दिन बाद बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार दोपहर प्रशासन व परिजनों के बीच सहमति बन गई थी। इसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और सरकार के प्रतिनिधियों ने धरना स्थल तेजा मंदिर पर इसकी जानकारी दी। जिन 3 मांगों पर सहमति बनी है उनमें हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश, अनीता के बेटे को नौकरी और 51 लाख की आर्थिक सहायता शामिल है। सरकार की ओर से ओसिया विधायक भैराराम सियोल, जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह, विधायक देवेंद्र जोशी व एडीजी क्राइम आलोक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, मृतका के पति मनमोहन व अन्य परिजनों के बीच सर्किट हाउस में वार्ता हुई थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिव। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रित कार्यालय के मुख्य द्वार पर मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा पर कैंडल जलाकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश महासचिव बबलू सोलंकी ने बताया, मणिपुर लगातार 2 साल से आग में झुलस रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला और न ही उन्होंने मणिपुर का अभी तक दौरा किया। गृह मंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। गृह मंत्री को नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कैंडल मार्च में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव ओम सिंह, देवासी छात्र नेता जितेंद्र कडेला, झुंझाराम साई, ऋषि गहलोत, खुशराज देवड़ा, विक्रम शेरावत, इनायत पठान, अतीक मोदी, रवि मेघवाल, महेश चौधरी आदि मौजूद रहे। आज एनएसयूआई जोधपुर कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के विरुद्ध में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। एनएसयूआई जोधपुर के कार्यकर्ता और पूरी एनएसयूआई राजस्थान गृह मंत्री जी अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती हैं। लगातार मणिपुर में 2 गुटों के अंदर हिंसा, 2 समुदाय के अंदर हिंसा हो रही है और मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। अभी तक मोदी जी ने मणिपुर का एक भी दौरा नहीं किया। गृह मंत्री जी अमित शाह के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा है
मेरी मांग है भारत सरकार और मोदी सरकार से और मोदी जी से कि आप जाएं मणिपुर के अंदर और जिन दो समुदायों के बीच हिंसा है वह रोकने का काम करें। और गृह मंत्री जी अमित शाह, आपका पद नहीं संभल रहा यदि तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। इस प्रकार से जो जनता के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो आम जनता परेशान हो रही है, लगातार इंटरनेट बंद है, लगातार कर्फ्यू है। कल एक दिन पहले जो हिंसा हुई है उसमें कई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और हजारों की संख्या में जो जनता है वह बेघर हो गई है और वह कर्फ्यू लगातार लगा हुआ, लगातार 2 सालों से हिंसा है। इस पर किसी प्रकार का मोदी सरकार का और मोदी जी का कोई भी वक्तव्य नहीं आया। तो मेरी मांग है केंद्र सरकार से और मोदी सरकार से कि जल्द जाकर वहाँ गृह मंत्री जी इस्तीफा दें और मोदी सरकार वहाँ जाए, मोदी जी वहाँ जाए, खुद व्यक्तिगत रूप से मौका मुआवना करें और किस प्रकार से हिंसा को रोका जाए ऐसा काम करें। बबलू सोलंकी, पूर्व प्रदेश महासचिव, एनएसयू राजस्थान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिव। जनपद बिजनौर के थाना हमीरपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम गंधौर मनौटा में आज एक किसान के खेत में बाबा गुरु गोरखनाथ जी के एक मूर्ति के रूप में प्रकट होने से गांव में हर्ष का माहौल बना हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर की चांदपुर तहसील के अंतर्गत थाना हमीरपुर दीपा क्षेत्र के ग्राम गंधौर मनौटा में स्थित किसान सतपाल सिंह की खेत में गन्ना छिलाई का कार्य चल रहा था कि अचानक किसान के पैरों में ठोकर लगी। किसान द्वारा जब देखा गया तो खेत के एक स्थान पर एक मूर्ति नजर आई। जब उस मूर्ति को निकालकर और पानी से साफ करके मूर्ति की पहचान किए जाने का प्रयास किया गया। खेत में बाबा गुरु गोरखनाथ की मूर्ति प्रकट होने की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। फिर क्या था कि जिसने भी बाबा गुरु गोरखनाथ की मूर्ति प्रकट होने के बारे में सुना वह मूर्ति के दर्शन करने के लिए सतपाल के खेत की ओर भागा और मूर्ति के दर्शन करके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। देखते ही देखते वहां पर लोगों का तांता लग गया और लोगों ने तत्काल ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूजा अर्चना शुरू करते हुए स्थल पर मंदिर बनाए जाने का संकल्प लेते हुए दान दक्षिणा चढ़ाने आरंभ कर दी गई। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि मूर्ति प्रकट होने वाले स्थल पर बाबा गुरु गोरखनाथ के मंदिर का निर्माण होना और प्रतिवर्ष बाबा गुरु गोरखनाथ के प्रकट उत्सव के रूप में मेले का आयोजन होने की प्रबल संभावना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिव। तेज रफ्तार डंपर ने कहर बरपाया। तेज रफ्तार डंपर ने 3 जिंदगियों की ली जान। देर रात हुए हादसे में 2 महिलाओं सहित एम्बुलेंस चालक की हुई मौत। 4 लेन हाईवे पर मवेशी आने से दुर्घटनाग्रस्त हुई एम्बुलेंस से दूसरी एम्बुलेंस में मरीज को शिफ्ट करने वक्त हुआ हादसा। पालनपुर में भर्ती मरीज अशोक को एम्बुलेंस से जोधपुर ले जा रहे थे परिजन। हादसे में गुड़ामालानी निवासी मोहिनी देवी विश्नोई व स्वगली देवी विश्नोई की हुई मौत। पुलिस ने तीनों के शवों को रखवाया। बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में। रोहट थाना क्षेत्र के गाजनगढ़ टोल प्लाजा के निकट देर रात हुआ हादसा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सचिव। माचिया जावेक उद्यान में एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले टाइगर नर एंथोनी को जल्द ही मादा टाइगर का साथ मिलेगा। टाइगर अंबिका मादा की मौत के बाद एंथोनी पिंजरे में अकेला विचरण कर रहा है। उधर CZA से स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ नंदनवन जंगल सफारी से बब्बर शेर का जोड़ा इस महीने माचिया में विचरण करता दिखेगा। इसके लिए रायपुर के वन अधिकारियों ने बब्बर शेर का जोड़ा जोधपुर छोड़ने व यहां से चिंकारा की 2 जोड़ी ले जाने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पत्र लिखकर परिवहन की अनुमति मांगी है, जो इस सप्ताह तक मिलने की उम्मीद है। वन संरक्षक वन्य जीव कार्यालय ने त्रिपुरा जू से भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हिमालयन भालू का जोड़ा लाने की तैयारी कर ली है। इसकी एवज में जोधपुर वन प्रशासन चिंकारा का जोड़ा त्रिपुरा जू भेजेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर नंदनवन जंगल सफारी से बब्बर शेर का जोड़ा जोधपुर माचिया जैविक उद्यान में छोड़ने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जून में स्वीकृति जारी कर दी। इसके बाद रायपुर में बारिश, उसके बाद गज महोत्सव होने की वजह से सभी वन अधिकारी उसमें जुट जाएंगे। इस वजह से पिछले कई दिन से बब्बर शेर का जोड़ा जोधपुर लाने व चिंकारा के 2 जोड़े ले जाने का मामला अटका रहा।
लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत रनिंग स्टाफ की लालसा रनिंग फोन डायरेक्टरी 24 का जीआरएम पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को विमोचन किया। डायरेक्टरी को समूचे रनिंग स्टाफ के लिए सदैव उपयोगी बताते हुए जीआरएम ने इस अवसर पर कहा कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा किया गया यह प्रयास रनिंग स्टाफ की सुविधा की दिशा में उठाया गया अनुकरणीय कदम है और इससे कार्य क्षेत्र में सुविधा मिलेगी। उन्होंने रनिंग स्टाफ से सजग रहकर सुरक्षित व संरक्षित रेल संचालन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर जोगेंद्र मीणा ने अलारसा द्वारा प्रकाशित फोन डायरेक्टरी के 5वें संस्करण को रनिंग स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी बताया। अलारसा के जोधपुर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सेल व सचिव जीआर सेन ने बताया कि अलारसा फोन डायरेक्टरी में जोधपुर मंडल के सभी अधिकारियों, रनिंग कर्मचारियों, रेलवे स्टेशनों के साथ साथ जोनल स्तर के विभिन्न शेड, कंट्रोल, लॉबी, रनिंग रूम व रनिंग उपयोगी फोन नंबर प्रकाशित किए गए हैं। सेन के अनुसार डायरेक्टरी में नंबरों के अलावा स्पार के बचाव हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का भी समावेश किया गया है। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। घोरडा पंचायत के नीलकंठ गांव में आम चौहटे पर गांव वालों की तरफ से पक्षियों के लिए चबूतरा बनाया गया व ऊपर मोर बिठाकर चबूतरे का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर गांव के सभी गणमान्य नागरिक सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। इस खुशी के मौके पर गुड़ धाना बांटकर खुशी जाहिर की गई। इस अवसर पर गांव के बाबू सिंह राजपुरोहित, खेत सिंह पुरोहित, नीनाराम आंजना, राम सिंह परमार, चनीलाल सिन्हा, छोगाराम पोण, जबर सिंह राजपुरोहित एवं समस्त नीलकंठ के ग्रामवासी उपस्थित थे। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सरस्वती बाल विद्या मंदिर गोगरा के तत्वाधान में 3 दिवसीय SUPW शिविर का आयोजन प्रधान अध्यापक चंपल लाल के निर्देश अनुसार शिविर प्रभारी देवराम राव ने सभी छात्रों के अलग अलग 3 दल बनाकर दल नायक बनाया गया। इस शिविर में दौड़ व कबड्डी व रस्सी खौंस व डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्रवीण कुमार, पूजा कुमारी, पूर्ण कुमार, हीना कुमारी, संजू राणा, पायल कुमारी, द्वितीय स्थान पर यशपाल पूजा कुमारी, विक्रम कुमार, रवीना कुमार, राणाराम, निकिता कुमारी, तृतीय स्थान पर विशाल कुमार, लक्ष्मी कुमारी, महिपाल, शारदा कुमारी, अरुण कुमार, प्रियंका देवासी व कबड्डी में सुभाष चंद्र बोस दल प्रथम स्थान पर विजेता रहा। लक्ष्मीबाई दल प्रथम स्थान पर रहा व मनीषा राणा द्वितीय स्थान पर व पूजा कुमारी तृतीय स्थान पर रही। व अंतिम दिवस पर परिणाम सुनाकर सभी छात्रों के लिए व्यवस्थापक विजेंद्र सिंह के द्वारा भोजन की व्यवस्था रखी गई व विद्यालय परिसर में साफ सफाई कार्रवाई की गई।
लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज पंडित ओम दत्त दवे पर हुई जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पाली के सर्व समाज द्वारा पाली बंद का आह्वान किया गया था, जिसका आज सुबह से असर देखने को मिला। सुबह सूरजपोल चौराहे पर सभी सर्व समाज के समाज बंधु एकत्रित हुए, टोलियां बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बाजार बंद करवाए। व्यापार मंडल ने बंद का समर्थन करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पर विरोध रैली निकालकर जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। तुरंत प्रभाव से पंडित पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने, घायल पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की गई। बंद समर्थन में पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक सहित सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रशासन द्वारा शीघ्र ही मामले में आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर के आज पाली बंद हुआ और जिला कलेक्टर से क्या मांग की है? पाली में भूमाफियों की जो गुंडागर्दी है इसका ताज़ा नमूना भी यहाँ हुआ है। तो माना हुआ गुंडा है, बदमाश है, कुख्यात है पाली में, वो इतना बेखौफ कि वहाँ कोई धार्मिक आयोजन हो रहा था और वहाँ जाकर भूखंड मालिक के हाथ पैर तोड़ देना, तो इससे बड़ी गंभीर घटना हो नहीं सकती। वैसे पुलिस पूरा प्रयास कर रही है उस माफिया को पकड़ने के लिए, गुंडे को पकड़ने के लिए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस की चुंगल से बाहर रहना कहीं न कहीं और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। तो आज यही आग्रह किया कि आप और अधिक प्रयास करें, जहाँ भी हो उसको कानून के शिकंजे में लाएं और कानून के तहत जितनी बड़ी कार्रवाई इसके विरुद्ध हो सकती है वो करवाएं, ताकि पाली में अमन चैन शांति बनी रहे। ओके सर, आज पाली बंद का आह्वान किया था और कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा, क्या प्रमुख मांग है? जैसा सभी को विदित है, जो घटना कारित की गई थी असामाजिक तत्वों द्वारा वो 13 नवंबर को हुई और आज तक जो मुख्य आरोपी है सुरेंद्र सिंह वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके साथ ही 2 और कल्प्रिट से वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। तो हमने पहले प्रतिवेदन जो दिए थे सर समाज की ओर से और ये मांग की थी कि आप उनको तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा हमको पाली बंद के लिए जाना पड़ेगा, सभी 36 कौम को साथ लेना पड़ेगा। फिर भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये ढुलमुल नीति है। तो इस कारण सभी आम जनता से हमने निवेदन किया था, जिसके आधार पर जो भावनाएं थी सबकी जुड़ी हुई, उसके आधार पर आज पाली बंद का आह्वान किया था। और उस पाली बंद के आह्वान के साथ सभी 36 कौमों की जो मांग का निष्कर्ष आया कि साहब अगर अब भी ये इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और इसकी संपत्ति सुरक्षित नहीं की जाती है, इसको आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो फिर हम सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। ये 36 कौमों की जनता की अंदर की आत्मा की आवाज़ है जो आज प्रशासन तक पहुंचाई है। प्रशासन में ये देने में हमारे साथ सभी यहाँ के पाली के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा है। जो हमारे साथ है पूर्व विधायक जी ज्ञानचंद जी, पूर्व सभापति जी, महापौर जी, उप महापौर जी, सारे लोग जो हैं वो यहाँ हाजिर हैं। वाल्मीकि समाज के कहो, मुस्लिम समाज के सदर के कहो और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि कहो, सभी लोगों ने, सभी जनता ने एकजुट होकर अपना निष्कर्ष बताया है और वो हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि अब भी नहीं हुई तो फिर हमें क्रमिक अनशन और उसमें जाना पड़ेगा। हमको बहुत सहयोग, बहुत साथ बातचीत करने में, रखने में विधायक जी, पूर्व विधायक जी अपने ज्ञानचंद जी का, महावीर जी का, प्रदीप जी हिंगड़ का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने बहुत सख्ती से, पुरजोर से कलेक्टर साहब और एसपी साहब को बुला के उनको दोनों के समक्ष बात रखी है। सभी पाली की जनता का आभार है। मीडिया, आप जिस तरीके से इस मैटर को तवज्जो दी है, उसको पाली की जनता का मुद्दा बनाया, आपका भी धन्यवाद है। तो अभी तक इस मामले को लेकर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और तुरंत ही जल्दी वो गिरफ्त में आएगा। उसके करीब करीब तक पहुंच गए हैं। संपत्ति की जहाँ तक बात है, इसने और भी फर्जी डॉक्यूमेंट इस संपत्ति के संबंध में भी बनाए होंगे, तो हम उसके लिए भी कार्रवाई करके इसको करेंगे। वर्तमान में आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है, तो उसके प्रावधान की मांग करते हुए, उसके प्रावधान जैसा पाली की जनता की मांग है, उस पर अपनी राय लिखते हुए राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे कि ऐसे मामलों में भी प्रतिकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए और ओम दत्त जी को मिलनी चाहिए। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जिला कलेक्टर एलन मंत्री के निर्देश पर बुधवार को जिला निष्पादन समिति की बैठक एडीएम भवानी सिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तर पर शिक्षा और नवाचार के लिए कार्य योजना तैयार सहित कई निर्णय लिए गए। बैठक में एडीएम सीलिंग पवार ने कहा कि इन सभी योजनाओं कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा, नवाचार और विकास को नई दिशा देना है। इस मौके पर शिक्षा विभाग द्वारा आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा, नवाचार और युवाओं के विकास को प्रोत्साहित करना है। बैठक में ज्ञान संकल्प पोर्टल पर चर्चा करते हुए बताया कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डोनेशन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। बैठक में अपार रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि अपार रजिस्ट्रेशन के तहत छात्रों का स्थायी अकादमिक खाता बनाया जाएगा, जिससे शिक्षा का डिजिटलीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। उन्होंने युवा महोत्सव के बारे में बताया कि 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले युवा महोत्सव का मुख्य विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार होगा। इसमें से ब्लॉक स्तर पर 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जिला स्तर पर 6 दिसंबर से 17 दिसंबर, संभाग स्तर पर 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजन होगा। इस अवसर पर विद्यालय सुविधाएं के बारे में चर्चा करते हुए विद्युत विहीन विद्यालयों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, नल कनेक्शन विहीन विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। स्कूल और खेल मैदानों के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये पोजीशन अपडेट है, उसके अंदर अपने स्कूलों में काम किया गया था सर। तो इसमें अपडेशन करने का अपने सरकारी स्कूलों के अंदर और प्राइवेट स्कूल और कुछ जो अपने मदरसा स्कूल वगैरह इनको इसमें करना चाहिए। तो इसमें जो अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अंदर अपने जो 1300 कुछ गवर्नमेंट के स्कूल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली में एक 50 साल की मां पर उसके निबंधित बेटे ने धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और एक कान भी कट गया। गंभीर हालत में उसे पाली के बांगर हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के लाड़पुरा गांव निवासी भंडारम ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे उसकी 50 वर्षीय पत्नी उगिया देवी और निबंधित बेटा घर पर ही थे। वे किसी काम से बाहर गए हुए थे। कुछ समय बाद घर लौटे तो पत्नी के सिर से खून बह रहा था। लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गए। बगड़ी नगर के हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। बांगर हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रोयमोन जॉनसन ने बताया कि वृद्धा को जब इलाज के लिए लाया गया तो उसके परिजनों ने बताया कि वह नीचे गिरकर घायल हुई, लेकिन घाव देखकर लग रहा था कि उसके साथ मारपीट हुई है। इस पर पुलिस कॉल किया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछा तो घायल वृद्धा के परिजनों ने बताया कि वृद्धा के एक विमंदित बेटा है, जिसने उस अचानक धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लगी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। विगत 15 नवंबर 2024 को मेडिकल कॉलेज झांसी के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें 1 दर्जन नवजात शिशुओं की आग से जलकर दर्दनाक मौत हो गई। जिसमें 1 दर्जन नवजात शिशुओं की आग से जलकर मौत हो गई और दर्जनों शिशुओं को गंभीर अवस्था में विभिन्न स्थानों पर भर्ती करवाया गया। समाचार पत्रों में झांसी मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आने पर आम आदमी पार्टी उग्र हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि उक्त घटना के पीछे किसी की भी लापरवाही नहीं पाई गई है और न ही किसी की जिम्मेदारी तय की गई। पार्टी के बुंदेलखंड प्रांत के प्रभारी विवेक जैन ने कहा कि इस जांच रिपोर्ट से जहां एक और तमाम लोग आश्चर्यचकित है, वहीं इस रिपोर्ट ने अग्निकांड में जलकर भस्म हो चुके नौनिहालों के मां बाप के हर जख्मों पर नमक रगड़ने का काम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निकांड की हृदय विदारक घटना ने जिन सवालों को जन्म दिया था उन पर बारीकी से जांच नहीं की गई और काफी सारे सवाल भी अनुत्तरित बने हुए हैं। क्या मामले को लेकर धरने पर हैं आप? आज हम लोगों का आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। आज चूंकि हम लोगों ने देखा है कि विगत दिनों पहले जो मेडिकल कॉलेज में 11 शिशुओं की जो एक हम उसको कहेंगे जो निर्मम हत्या हो चुकी है, क्योंकि जो बिना देखरेख के वहाँ पर जो काम हुआ है, जो प्राइवेट लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लापरवाही वहाँ पर की गई। और हमने कल मीडिया के अखबारों के थ्रू और मीडिया से हमें जानकारी मिली कि जो मंडल आयुक्त की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हुई है, किसी को उन्होंने कोई दोषी नहीं बताया है। हमें आम आदमी पार्टी ये जानना चाहती है कि जब कोई लापरवाही नहीं हुई, जब कोई दोषी नहीं है, तो फिर इतना बड़ा एक हादसा कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि 11 बच्चों की एक जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे, कुछ दिन रहे और एक बहुत बड़ी लापरवाही के कारण उन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीड़ित परिवार जितने भी हैं उनके पीछे उनके साथ हैं हम लोग और यह मांग करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और हमने झांसी में देखा है कि प्राइवेट भी जितने नर्सिंग होम चल रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो
सही तरीके से बने हैं, सुरक्षा मानक को वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी सब को लेकर आम आदमी पार्टी आज ये प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन दे रही है। देखिए, विगत 15 तारीख को जो ये घटना हुई थी मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में, जिसमें कि आग से जलकर 1 दर्जन बच्चों की मौत हो गई और कई दर्जन बच्चे जो है गंभीर अवस्था में पहुंच गए। और इससे जितना ये आम जनमानस को जो एक आहत हुई है और इमोशनल है उसको लेकर, उसको जब जांच के नाम पर एक ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो कि बिल्कुल गले से उतरना संभव नहीं है और हास्यास्पद लग रही हैं। जांच की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किसी की लापरवाही नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई जिम्मेदार भी नहीं है, किसी ने लापरवाही नहीं करी, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं हुई और 1 दर्जन बच्चे जल के मर गए? तो ये सिर्फ एक मजाक है जांच के नाम पर। आज हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले यहाँ पर ये डिमांड करने आए हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अगर सही जांच ना हो के, निष्पक्ष जांच ना हो के सही तथ्य सामने नहीं आते हैं और दोषियों को अगर सज़ा नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी कम से कम चुप नहीं बैठेगी। और इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तक हमने संज्ञान में डाल दिया है और वहाँ से हमको पूरी तरह से ये आश्वस्त किया गया है कि इस मुद्दे पे बिल्कुल भी हमको पीछे नहीं हटना है और जब तक कि जिम्मेदार लोगों को सज़ा नहीं मिल जाएगी हम लोग अपनी जगह पे डटे रहेंगे। और हमारी जो मांगें जो ज्ञापन में हमने दी हैं उसमें हमारा ये कहना है कि हाई एक लेवल की जांच हो हाई कोर्ट की निगरानी में, और जब तक जांच के हाई लेवल जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी जब तक के लिए प्राचार्य को और CMS को तुरंत हटाया जाना चाहिए। मुआवजे की रकम कम से कम 1 करोड़ रुपए मृतकों को, 5 लाख रुपए घायलों को दिए जाने चाहिए। और साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक मैटर ये भी है कि मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर जो निजी नर्सिंग होम चल रहे हैं वो भी मानकों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कांड जो आज कैंपस के अंदर हुआ है, तो क्या प्रशासन अभी भी उस चीज़ का इंतजार करेगा कि कोई और कांड अब कैंपस के बाहर हो जाए? अभी आपने ज्ञापन दिया, अधिकारी लोग क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो वही कह रहे हैं कि अभी एक और जांच चल रही है, फिर एक और जांच चल रही है। तो जांच पर जांच और किसी पर नहीं आंच, ये हम देखने में आ रहा है कि जांच पे जांच होती जा रही है, आंच किसी पर नहीं आ रही है। तो एक हमारा ये भी सवाल है कि अगर लोकल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन जिम्मेदार नहीं है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है? तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन 10 बच्चे जो मर गए हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन की 12 बच्चे 10 बच्चे उस दिन मरे और बाद में 2 और मर गए, 1 दर्जन बच्चे जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उनका क्या होगा? उनके परिजनों को जो दुख पहुंचा है, इस तरह से पल्ला झाड़ लेने से ये एक सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी से बचना और जो दोषी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश ज्यादा प्रतीत हो रही है जांच के नाम पर। तो ये लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के आंगिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में 7 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के तीसरे दिन दिनांक 20 नवंबर 2024 को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति सहित संकाय सदस्यों छात्रों ने से 7 नीम के पौधों का महाविद्यालय के परिसर में रोपण किया। साथ ही विभिन्न प्रगति मंथन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक रचनात्मक एवं बुद्धि परीक्षण खेलों में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता एवं तार्किक क्षमता बढ़ती है। आज के कार्यक्रमों के निर्णायक की भूमिका में प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर देवेंद्र चाहर, प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा, प्रोफेसर हरीश कुमार सिंगल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालय के SO प्रोफेसर डॉक्टर धानी उषा मधु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मार्केंडे बारहट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह चारण, सतीश ठाकुर ने किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने रीट पेपर लीक घोटाले मामले में फरार आरोपी इमरती बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने उसे बंबोर स्थित पिता के भोजनालय से दबोचा, जहां वह छिपकर रह रही थी। वह 3 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई थी। ढाबे के पीछे रहवास बना हुआ था। इस बार पुलिस 2-2 की टीम में ग्राहक बनकर ढाबे पर पहुंची और इमरती को दबोच लिया। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित था। साल 2021 की रिट परीक्षा घोटाले को लेकर इमरती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह फरार चल रही थी। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि उमरलाई निवासी इमरती पत्नी रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। साल 2021 की रिट परीक्षा के दौरान मौके से ही इमरती के दस्तावेज और परीक्षा प्रवेश पत्र बरामद हुए थे। प्रवेश पत्र की फोटो में कंप्यूटर से छेड़खानी की गई थी। पूछताछ में सामने आया कि इमरती से पहले परीक्षा में अभ्यर्थी बनाकर बैठाने का ठेका छमी बिश्नोई ने लिया था, जिसे 3 माह पहले वृंदावन में पकड़ा था। इस मामले में पूर्व में संगीता किरण और भवरी को भी टीम पकड़ चुकी है। एक तो 2 चीजें होंगी, 10 आरोपी पेपर लीक के आपके नजदीक पकड़े गए और टोटल अब तक 56 हो चुके अलग अलग। जोधपुर रेंज की सेक्टोरियल टीम ने गठन के बाद पिछले 8 महीनों में 56 अपराधियों को दुर्दांत कुख्यात वांछित सूत्रधार किंगपिन सरगना किस्म के 56 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करने की जो ये कुत्सित कोशिश थी, जिसमें पेपर लीक तरह तरह के पेपर लीक के घोटाले हुए, तो इस तरह के घोटालों में शरीक 10 आरोपियों को, जिन पर 25,000 से लेकर 70,000 75,000 तक का इनाम था, को गिरफ्तार करने में सेक्टोरियल टीम को सफलता मिली है। यह सेक्टोरियल टीम का पेशेवर दृष्टिकोण है, उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता है, उनका रण कौशल है, लगन है, निष्ठा है, परिश्रम है, जिसके बदौलत जो रंग ला रही है और जिसकी बदौलत लगातार अपराधियों पर नकेल कसने में, प्रभावी अंकुश लगाने में इस टीम को सफलता मिल रही है। वर्तमान जो सफलता है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वो 2021 में बालोतरा जिले में रीट परीक्षा को लेकर घोटाले का एक प्रयास हुआ था, जिसको लेकर प्रकरण दर्ज हुआ था। उसकी एक सूत्रधार के रूप में इमरती देवी, जिन पर जो 3 साल से फरार चल रही थी, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, उसको कल देर शाम नाटकीय तरीके से सेक्टोरियल टीम ने बंबोर में एक होटल से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह 10वीं सफलता हुई पेपर लीक, अलग अलग तरह के पेपर लीक प्रकरणों में, और 56वीं कार्रवाई है सेक्टोरियल टीम की। यह खुशी की बात जरूर है कि सेक्टोरियल टीम को लगातार सफलताएं मिल रही हैं, और समाज में इतनी भारी संख्या में अपराधी हैं, यह भी एक बड़े दुख की बात है। अब तक 56 तो जरूर है, 56 पकड़ लिए, और न जाने ऐसे कितने 56 अभी भी अपराध की दुनिया में छपाछप कर रहे हैं, और उन तक अभी तक पुलिस का हाथ पहुंचना बाकी है। हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रखेंगे इनकी गिरफ्तारी में, इन पर रोक लगाने में, और इस तरह के अपराधियों के लिए बहुत ही सख्त संदेश है हमारा कि यहां पर चारों तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं, भागोगे कहां, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। आना तो पड़ेगा ही, आज आओ कल आओ, जब भी आओगे घड़ी की सुई, समय की सुई वहीं से शुरू होगी। इसलिए अपने अपराध से तौबा करें, अपराध के लिए पछतावा करें और प्रायश्चित करें, आए जेल की सजा भुगतें, उसके बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। और एक बार फिर सेक्टोरियल टीम को उनकी शानदार प्रतिबद्धता, कर्तव्यपरायणता, पेशेवर दृष्टिकोण एवं लगन एवं निष्ठा के लिए, लगातार रंग ला रही सफलता के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सारी पुलिस, पूरी राजस्थान पुलिस इसी तरीके से एक साथ अपराधियों के जात खट्टे करने में, उनके मंसूबे नाकामयाब करने में कटिबद्ध रहेगी और मिलकर प्रयास करती रहेगी। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो हमारा ध्येय वाक्य है, उसको चरितार्थ करती रहेगी। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की आईजी की साइक्लोना टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीजीआई वनपाल AEN CHO की परीक्षा के पेपर लीक कर नकल करवाने और फर्जी डिग्रियां बांटने वाले मुख्य आरोपी को उसके सहयोगियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि लोनी निवासी दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल और पाली के रोहट निवासी मनोहर पुत्र पुनराम को मंगलवार को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दीपक को रामदावास और मनोहर को डूंगरपुर से पकड़ा है। इस दौरान एसओजी के ASP मनराज मीणा भी साथ रहे। दीपक पर 25,000 का इनाम घोषित है। दीपक खुद 2014 में ब्लूटूथ से नकल कर जेल प्रहरी बना था। इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और बीकानेर में ब्लूटूथ डिवाइस ली थी। साल 2020 में वह 15 लाख रुपए खर्च कर PTI बना। इसके लिए उसने पूर्वी राजस्थान के एक कुख्यात से संपर्क किया था। बाद में उसके लिए काम करने लगा। आईजी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन
डैम्प लैंप चलाया गया। पड़ताल में पता चला कि दीपक रामडावास गांव में छुपा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे यहां पुलिस नहीं आ सकती, हमने कई लोगों को पनाह दी है। जब दीपक के गांव में होने का पुख्ता हो गया तो सुबह एसओजी और साइक्लोन टीम ने गांव में दबिश दी। इस दौरान दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पहली चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है और क्षमता नहीं है, न परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हाथ गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। तो यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया था, DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे लैंप जल रहा, यानी दीपक जल रहा। ये जो लीकेज है, ये पेपर लीकेज के बारे में है, और जो इससे लैंप जल रहा है उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पुनाराम जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है, उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहां थी और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ऑपरेशन डैम्प लैंप पे। किस तरीके से, अब मैं आपको 2 चीजें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही है, उस पर चर्चा करेंगे। दीपक पे 25,000 रुपए का इनाम एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी के। एक प्रकरण है जो एएन भर्ती घोटाले से संबंधित है, और दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करा देता है। इन्होंने इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया, और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। पर एसओजी और साइक्लोन टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय आसूचना यह थी कि यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ज्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बघारी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ। उनका कहना था कि यहाँ कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता, और हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी जिसके लिए पुलिस सूंघ रही है,
वो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, इसको कोई नहीं यहाँ से पकड़ सकता। इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहां पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर सेक्शनल टीम के द्वारा और एक दो अलग ठिकानों पे एसओजी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई, और जिसको अपनी सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था वहां से उसकी गिरबान में हाथ डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में ले आई उसको। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कि वो कहाँ है, बट उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता, और इस दुस्साहस का परिचय दिया। तो इस दुस्साहस का जवाब दीपक की गिरफ्तारी के रूप में आया। तो इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। और प्राथमिक पूछताछ से जो चीजें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से हुई थी। उस समय इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे, और एक नामी गिरामी आरोपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी गिरफ्त में है राजस्थान पुलिस के, उसी के माध्यम से ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती होना यह बताता है। पुष्टि इन सारी चीजों की आगे होती रहेगी, पर प्रारंभिक पूछताछ में जो आई है सो चीजें मैं बता रहा हूं। 1.5 लाख रुपए देकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करके, इसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी रही, सुमन नाम है इसकी पत्नी का। एक और रोचक तथ्य यह है कि रीट परीक्षा घोटाले के चक्कर में इसकी पत्नी भी जेल की हवा खा चुकी है। पेपर आउट करके अध्यापक बनने का मंसूबा उसने भी पाला, और वो भी जेल की हवा खा चुकी है। पत्नी की सहेली ने कार खरीदा तो उसने पति को ताना दिया कि ऐसे ही नौकरी करते रहोगे सड़क पर, हम लोग कार नहीं खरीदेंगे, हमारे पास कब समृद्धि आएगी। फिर यह व्यक्ति पुनः उसी रास्ते पर लौटा। उदयपुर पोस्टिंग के दौरान, कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आगे अनुसंधान के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा, पूर्वी राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में आया, और उसके माध्यम से इन्होंने एक सपना देखा कि आगे लगातार भर्तियों में घोटाले करना। भर्तियों में घोटाले अब तक आप देख चुके हैं करीब करीब 3 तरीके के हैं। एक घोटाला यह है कि ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करना, नकल करना और पास होना। दूसरा माध्यम यह है कि फर्जी अभ्यर्थी बिठा के उनके माध्यम से परीक्षा में पास होना, जो आपने कल तक वो देखा बालोतरा वाला जो रीट वाला केस था। और तीसरा तरीका है पेपर लीक, इसमें पेपर आउट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स को तैयारी करा दी जाए और फिर उनको परीक्षा में सफल करा दिया जाए। तो यह ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती हुआ। 2020 में एक बार फिर इसके अरमान जगे कि जेल विभाग में काम करना ठीक नहीं है, और इसने पीटीआई की डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का की फर्जी डिग्री ली, और एक बार फिर ब्लूटूथ के माध्यम से ये पीटीआई बन गया। इस बार इसने 15 लाख रुपए खर्च किए और ब्लूटूथ के माध्यम से यह पीटीआई बन गया। पीटीआई बनने के बाद इनका धंधा और आगे बढ़ा, और उसी किंग पिन के माध्यम से, जिसको इसने 15 लाख देकर खुद पीटीआई बना, इसने 2 तरह के धंधे शुरू किए। पहला धंधा था फर्जी डिग्रियां देने का, और दूसरा था पेपर लीक के। पहले इसने एजेंट के रूप में काम शुरू किया, पूर्वी राजस्थान के उस किंग पिन के एजेंट के रूप में, कि उसके कैंडिडेट्स के लिए पेपर आने के बाद तैयारी कराना, उनको एग्जाम सेंटर तक बैठना और मैनेज कराना, और उसके बाद फिर इसने अपना चैनल कुछ लोगों के साथ मिलकर चालू किया। लीक पेपर इसके पास आते थे, एक जगह बैठकर ये सारे कैंडिडेट्स को, सारे अभ्यर्थियों को तैयारी कराता था, उनको परीक्षा भवन तक भेजता था, और वहां जाकर ये परीक्षा मैनेज होती थी। तो इस तरीके से इसने काम किया। पेपर लीक में करीब अभी तक की पूछताछ में उन्होंने बताया 3 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लेकर ये लोग कराते रहे।
अभी तक की पूछताछ ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि एसओजी के अनुसंधान का विषय है, पर वन रक्षक, एएन, सीएचओ, पीटीआई, इन सब भर्तियों में यह खेल चला, यह अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में आया है। फर्जी डिग्रियां उदयपुर के किंगपिन के माध्यम से इसने बनवाकर खूब बांटी, जिसमें बीटेक की डिग्रियां, बीएससी की डिग्रियां और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी डिग्रियां भी इसने खूब बांटी। फरारी रिश्तेदारों के यहां काटता रहा, पाली और जोधपुर संभाग से बाहर नहीं निकला और हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी जगह बदलता रहा। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया इसने और सोचा कि इसी बहाने बचे रहेंगे। कल जब इमरती पकड़ी गई तो इसके हृदय की धड़कनें बढ़ी कि लगता है कहीं अपना नंबर ना आ जाए, पर वहां पर गांव वालों ने इसको आश्वस्त किया कि यहां कोई नहीं घुस सकता, आराम से रहो। फिर भी इसने तैयारी कर रखी थी कि अगर कभी अटैक हो तो मैं भागूं, और टीमों ने इतनी सतर्क नाकेबंदी और इतनी अच्छी दबिश की प्लानिंग की कि भागता हुआ पकड़ा गया और वापस कर लिया गया। इनका किस्सा जो खुला, एजेंटों और एजेंटों के बीच में जब पैसे की लड़ाई हुई तो उससे बातें खुली और एक कैंडिडेट जिसको इसने डिग्री दी थी, फर्जी डिग्री दी थी, वो वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि ये डिग्री फर्जी थी। उसके आधार पर इसका नाम सामने आया है। दूसरा व्यक्ति मनोहर जो है वो इस पूरे घोटाले धांधली के खेल में, पैसों के लेन देन में उसका नाम सामने आया है और उससे आगे की पूछताछ, आगे का अनुसंधान एसओजी करेगी। पर यह उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य की दो एजेंसियां, एसओजी और जोधपुर रेंज की पुलिस, कंधे से कंधा मिलाकर सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस समस्त इस किस्म के अराजक तत्वों, अपराधी तत्वों के जड़ से निर्मूलीकरण के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी एक टीम अकेले काम कर रही होती तो शायद सफलता देर से मिलती, और हमने साथ मिलकर काम किया। और ये साथ की आप देख रहे हैं, आपके साथ एडिशनल एसपी साहब एसओजी से भी बैठे हैं। हम लोग लगातार काम करते रहे साथ मिलकर और यह संयुक्त सफलता हम लोगों ने इस मामले में हासिल की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आईसीयू में आग लगने की घटना में जांच की लीपापोती के बीच ही आज सुबह एमजीएम अस्पताल की मरचुरी के बाहर एक नवजात को श्वानों के नोचने की खबर सामने आ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और अस्पताल प्रशासन पहुंचा और कार्रवाई की। एमजीएम अस्पताल की मरचुरी के पास किसी व्यक्ति ने एक नवजात बालिका का शव फेंक कर चला गया। शव को कुछ ही देर में अस्पताल परिसर में बेलगाम घूमने वाले श्वानों ने अपना शिकार बनाना शुरू किया। इसी दौरान किसी ने उक्त घटनाक्रम देखकर श्वानों को भगाकर जिम्मेदारों को सूचना दी, जिस पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात का शव मिलने और श्वानों के नोचने की सूचना पर अस्पताल अधीक्षक डॉ नवीन किशोरिया ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल करने के लिए अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। नाबालिग के अपहरण का आरोप कुड़ी भक्तासनी थाने में दी रिपोर्ट में एक महिला ने बताया कि 18 नवंबर को उसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई, तलाश की नहीं मिली, संभवतः कोई अज्ञात व्यक्ति उसको अपहरण कर ले गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर डिस्कॉम की एक ठेका कर्मी की करंट से मौत के मामले में परिजनों और समाज के लोगों ने आज एमटी ऑफिस का घेराव कर धरना दिया। उनकी मृतक की आश्रित पत्नी को सरकारी नौकरी व आर्थिक मुआवजा देने और घटना में दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल सालावास बिजली घर में मंगलवार दोपहर लिफ्टर का कार्य करने वाले ठेका कर्मी जोलियाली निवासी सुभाष बिश्नोई की करंट से मौत हो गई थी। ट्रांसफार्मर को करंट से जांचा जा रहा था, तब उसका हाथ उससे टच हो गया। इससे करंट लगने पर आनंद फानन में कर्मचारी उसे निजी अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल की मरचुरी में भेजा। सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के, पत्नी को सरकारी नौकरी मुआवजा व दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग को लेकर परिजनों ने दिया धरना। समाज के प्रतिनिधि और रिश्तेदार आए, जिनसे देर रात तक वार्ता चली। बुधवार सुबह परिजन और समाज के लोग न्यू पावर हाउस स्थित एमजी ऑफिस पहुंचे और वहां धरना देकर बैठ गए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की ओर से गुर्जरों का बास बनार में गुर्जर समाज की 350 प्रतिभाओं नव चयनित राजकीय कर्मचारी खेल एवं
एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। जोधपुर जिला अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर ने बताया कि समारोह में दिनेश चाड़, राजेश, उमेश, राकेश द्वारा अपने माता पिता स्वर्गीय मोहन सिंह एवं स्वर्गीय भगवती देवी की प्रेरणा से गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद को शिक्षा के लिए बनाड़ में 1 बीघा भूमि दान की गई। भामाशाह दिनेश को जैविक कृषि में प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आर्ट ऑफ लिविंग में दिनेश एवं उनके परिवार द्वारा 3 बीघा भूमि दान की गई। इस मौके पर समाज के भामाशाहों द्वारा बनाड़ में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोगी भवन निर्माण के लिए समाज की भामाशाहों ने घोषणाएं की। समारोह में सभी भामाशाह का सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में आईपीएस ईश्वरलाल गुर्जर ने बच्चों को मोटिवेट किया। ईश्वरलाल ने कहा कि विद्यार्थी का गुरु एवं साथी सही हो तो वह कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ईश्वरलाल ने अपनी सफलता में अपने शिक्षक एवं मित्र महेंद्र पाल IAS का बड़ा योगदान बताया। कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सौभाग्य है कि मारवाड़ की धरती पर आकर जो है मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। और हम उधर भी सेमिनार करते हैं, लेकिन जो बहनें बेटी भी हैं पढ़ने वाली इतनी संख्या में जो है और दूसरे सेमिनारों में मैंने नहीं देखी, तो आप सबको पढ़ना है। मैं संस्था को भी बताऊंगा कि मैंने एक चैनल बना रखा है जो UPSC और RS की तैयारी करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, ताकि उस पर हम पर्सनली कोई चीज आपको पूछनी है। जैसे अब यहाँ से खड़े खड़े मैं आपको सिलेबस नहीं बता सकता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के थाना कप्तानगंज में स्थित सच्चिदानंद इंटरमीडिएट कॉलेज के पास स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुलिस को दी गई घटना की सूचना नेपाल राष्ट्र निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम बहादुर, उम्र करीब 28 वर्ष, उनके आवास पर ही स्वयं को चाकू मार लिया है। घायल व्यक्ति सूचना देने वाले प्रधानाचार्य व उनके सहयोगियों द्वारा इलाज हेतु CHC कप्तानगंज ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उक्त नेपाली की मृत्यु हो गई। आज शाम को थाना कप्तानगंज पर सच्चिदानंद इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज के प्रधानाचार्य द्वारा सूचना दी गई कि उनके आवास पर खाना बनाने वाले नेपाल राष्ट्र निवासी एक व्यक्ति विक्रम बहादुर, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष, द्वारा उनके आवास पर ही स्वयं को चाकू मारकर घायल कर लिया गया है, जिसको प्रधानाचार्य व उनके सहयोगियों के द्वारा इलाज हेतु CHC कप्तानगंज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम की मदद से समस्त साक्ष्य CCTV फुटेज के आधार पर गहनता से जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।